नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के विचारों की दुनिया में झांकने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही चीन की संस्कृति और दर्शन का ख्याल आता है, कन्फ्यूशियस। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है कन्फ्यूशियस, चीनी संस्कृति के जनक और दार्शनिक। हाँ, तो इसी के आधार पर हम समझेंगे कि कन्फ्यूशियस कौन थे, उनकी जिंदगी कैसी रही, उन्होंने क्या सिखाया और आज भी उनके विचारों का इतना असर क्यों है, ये सब देखेंगे। ये बात भी काफी मजेदार है कि उनका असली चीनी नाम तो कुंग फूचू था। जी, यानी राजनेता दार्शनिक कुंग। हाँ, और यूरोप के विद्वानों को शायद ये थोड़ा मुश्किल लगा होगा, तो उन्होंने इसे लैटिन जैसा बनाकर कन्फ्यूशियस कर दिया। ऐसा अक्सर होता है। पर सवाल ये है कि करीब 2500 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें आज भी क्यों मायने रखती हैं? सही सवाल है, इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरू करते हैं उनकी पहचान से। ठीक है। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था 551 ईसा पूर्व में चीन के लू राज्य में। लू राज्य, ये आज के चीन में कहाँ पड़ेगा? ये आज का जो शांतुंग प्रांत है वहाँ। और वो दौर ऐसा था जब चीन छोटे छोटे सामंती राज्यों में बटा हुआ था। अच्छा। और उस दौर में दुनिया के अलग अलग कोनों में कई बड़े विचारक भी थे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ताओ धर्म को शुरू करने वाले लाओ से, वो कन्फ्यूशियस से करीब 53 साल बड़े थे। और भारत में बुद्ध, यूनान में सुकरात, सब लगभग उसी समय के। कमाल का दौर था वो विचारों के लिहाज से। और इतिहासकारों ने लाओ त्से और कन्फ्यूशियस की मुलाकात का जिक्र भी किया है। उनकी बातचीत के कुछ अंश भी सुरक्षित रखे हैं। क्या बात है। तो कन्फ्यूशियस की अपनी भूमिका क्या थी? मतलब वो क्या थे, दार्शनिक, गुरु? हाँ, वो मुख्य रूप से एक दार्शनिक थे, नैतिकता सिखाने वाले थे, राजनीति के जानकार भी थे और एक शिक्षक तो थे ही। लेकिन उन्हें किसी धर्म का संस्थापक नहीं मानते हैं ना? नहीं, पारंपरिक मायनों में तो बिल्कुल नहीं। मतलब उन्होंने कोई पूजा पाठ का सिस्टम या मठ वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, बल्कि कुछ लोग तो उनके मत को धर्म कहने पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि इसमें वैसी धार्मिक रस्में, पुरोहिती वो सब नहीं है। तो फिर क्या था? असल में उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया, बल्कि जो पुरानी नैतिक मान्यताएं थी चीन की, उन्हीं को सुधारा, संवारा और एक व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने रखा। मतलब फोकस पूरी तरह से नैतिकता पर था, इंसानी आचरण पर। बिल्कुल। उनका सारा जोर मूलभूत मानवीय नैतिकता पर था। सही क्या है, गलत क्या है, समाज में कैसे रहना चाहिए। तो उनका मकसद समाज और इंसान को बेहतर बनाना था, न कि कोई नया भगवान या पंथ देना। एकदम सही। चलिए अब जरा उनकी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालते हैं। वो कुंग खानदान में पैदा हुए थे। जी, कुंग वंश में। पिता राज्य में बड़े अधिकारी थे, लेकिन कन्फ्यूशियस जब सिर्फ 3 साल के थे तभी उनका देहांत हो गया। ओहो, तो बचपन मुश्किल रहा होगा। हाँ, उनकी परवरिश और शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनकी माँ की देखरेख में हुई, लेकिन उन्हें तालीम अच्छी मिली। इतिहास, कविता, दर्शन, संगीत, उस जमाने के हिसाब से काफी कुछ सीखा। बाद में वो ज्ञान की तलाश में लोयांग शहर गए। लोयांग? जी। वहां उन्होंने पुरातत्व, संगीत और जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनका गहरा अध्ययन किया। और कहते हैं वही उनकी मुलाकात लाओ त्से जैसे बड़े विचारक से भी हुई। अच्छा, तो ये मुलाकात हुई थी उनकी? जी, ऐसा माना जाता है। और वहां से लौटकर वो अपने राज्य लू में एक जाने माने विद्वान बन गए। उनकी शादी हुई, बच्चे हुए? हाँ, उनकी शादी सुंग राज्य की एक लड़की से हुई। एक बेटा था पोयू और 2 बेटियां। पोयू? जी। और कहा जाता है कि पोयू के बेटे यानी कन्फ्यूशियस के पोते ने ही बाद में उनके उपदेशों को सबसे अच्छे तरीके से संकलित किया। अच्छा, तो ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा? बिल्कुल। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब 17 साल की उम्र में उन्हें पहली नौकरी मिली। क्या काम था? लू राज्य में एक ची परिवार था। उनके धान्यागार के लेखापाल बने, मतलब अनाज भंडार का हिसाब किताब रखते थे। हिसाब किताब मतलब अकाउंटेंट जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। पर वो अपना काम बड़ी लगन से करते थे और जो वक्त बचता था उसमें पढ़ते थे और बच्चों को सिखाते भी थे। अच्छा, पढ़ाने का शौक था उन्हें? जी। और धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द ऐसे शिष्यों का एक घेरा बन गया जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे, लिखते थे। निष्ठावान शिष्य। ये दिलचस्प है कि शुरुआत एक तरह से अकाउंटेंट के तौर पे हुई। हाँ, लेकिन उनके मन में अधिकार, अनुशासन और अपनी परंपराओं के लिए, मतलब अतीत के लिए गहरा सम्मान था। और उनका पढ़ाने का तरीका भी नैतिक था, कोई धार्मिक उपदेश नहीं देते थे। उनका व्यक्तित्व कैसा था? कुछ पता चलता है। स्रोत बताते हैं कि वो लंबे कद के थे, काम बड़े व्यवस्थित तरीके से करते थे और हमेशा मौके और माहौल के हिसाब से व्यवहार करते थे।
देश काल के अनुरूप आचरण। और उनका सपना क्या था, मतलब जीवन का लक्ष्य? उनका एक बड़ा सपना था, जो पुराने नैतिक सिद्धांत थे उनके आधार पर राज्य व्यवस्था में सुधार लाना। वो राजनीति में जाना चाहते थे। और क्या वो इसमें कामयाब हुए? क्या उन्हें मौका मिला? कुछ हद तक हाँ, उन्हें लू राज्य में मंत्री और फिर मुख्य न्यायाधीश जैसे अहम पद मिले। मंत्री और मुख्य न्यायाधीश भी? जी, और 50 साल की उम्र में उन्हें तू जनपद मतलब एक जिले का गवर्नर बनाया गया। और कैसा रहा उनका प्रशासन? कहा जाता है कि उनका प्रशासन इतना कामयाब रहा कि लोग सड़कों पर गिरी चीजें तक नहीं उठाते थे। आपस में बहुत सम्मान था, स्त्रियां पवित्र मानी जाती थी। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, वो एक तरह से चीन की नैतिक उम्मीदों का चेहरा बन गए। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री तक? फिर तो उनका सपना पूरा हुआ। लेकिन उनकी ये सफलता पड़ोसी ची राज्य के मार्विस को मतलब शासक को खटकने लगी। अच्छा, जलन हुई होगी। हाँ, ईर्ष्या और डर। नतीजा ये हुआ कि कन्फ्यूशियस को अपना राज्य लू छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ओह, इतनी सफलता के बाद? जी, इसके बाद करीब 13 साल तक वो अपने शिष्यों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहे, एक परिव्राजक की तरह। 13 साल किस लिए भटकते रहे? वो क्या ढूंढ रहे थे? वो एक ऐसे शासक की तलाश में थे जो उनके सिद्धांतों को, उनके नैतिक और राजनीतिक विचारों को अपने राज्य में लागू करने को तैयार हो। लेकिन कोई मिला नहीं। उन्हें ऐसा अवसर मिला नहीं, पर इस मुश्किल दौर में भी 13 साल भटकते हुए भी उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, शिक्षण कार्य जारी रखा। ये दिखाता है कि वो अपने विचारों को लेकर कितने समर्पित थे, हार नहीं मानी। बिल्कुल। फिर आखिर में क्या हुआ? क्या वो वापस लौटे? आखिर में उन्हें अपने राज्य लौटने का न्योता मिला, लेकिन तब तक शायद वो राजनीति से थोड़ा कह सकते हैं कि मोह भंग हो गया था, या उन्हें सही माहौल नहीं दिखा, तो उन्होंने वो न्योता स्वीकार नहीं किया। अच्छा। और फिर करीब 73 साल की आयु में उनका देहांत हो गया। पूरी जिंदगी एक तरह से वो एक ऐसे आदर्श राजा की तलाश करते रहे जो न्यायप्रिय हो और प्रजा को सही रास्ते पर चलाए, पर वो तलाश पूरी नहीं हुई। उनकी जिंदगी का ये सफर ही अपने आप में काफी कुछ सिखाता है, उतार चढ़ाव भरा। बहुत कुछ। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं और दर्शन के मूल तत्वों पर। जैसा कि आपने बताया, उनका ध्यान इंसानी रिश्तों, समाज की भलाई, रोजमर्रा की जिंदगी की नैतिकता और शासन चलाने के तौर तरीकों पर ज्यादा था। बिल्कुल। वो जैसे अलौकिक घटनाएं हैं, चमत्कार हैं या विद्रोह जैसी बातें हैं, उन पर चर्चा करने से बचते थे। स्रोत बताता है कि वो अक्सर कविता, इतिहास और औचित्य पर बात करते थे। औचित्य मतलब सही व्यवहार? हाँ, बिल्कुल। क्या उचित है, क्या अनुचित है, यज्ञ जैसी रस्मों से पहले उपवास रखना, या युद्ध हो या बीमारी का इलाज हो उसमें सावधानी बरतना, ऐसी व्यावहारिक बातों पर जोर देते थे। सदाचार, वफादारी, सच बोलना, ये उनके लिए बहुत अहम था। तो मतलब वो लाभ, स्वर्ग, ऐसी बातों पर कम ध्यान देते थे? हाँ, लाभ, पूर्णता या स्वर्ग के आदेश क्या हैं, इन पर वो कम ही विचार करते थे। उनका फोकस यही था, इसी दुनिया पर। वो जमीन से जुड़े हुए विचारक थे। एक किस्सा भी है ना उनके शिष्य ची लू का, जब शिष्य ने देवताओं की सेवा के बारे में पूछा। हाँ, वो बहुत मशहूर संवाद है। चीलू ने पूछा कि देवताओं की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो कन्फ्यूशियस का जवाब क्या था? उनका जवाब बहुत मार्के का है। उन्होंने कहा, जब तुम अभी इंसान की सेवा करना ही ठीक से नहीं जानते, तब तुम देवताओं की सेवा के संबंध में क्यों प्रश्न करते हो? क्या बात है, सीधा और सटीक। बिल्कुल। और इसी तरह जब मृत्यु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब तुम्हें अभी जीवन का ही पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तब तुम मृत्यु संबंधी ज्ञान की आशा कैसे कर सकते हो? इससे ये साफ लगता है कि वो लोगों का ध्यान इसी जीवन, इसी समाज पर लाना चाहते थे। एकदम। ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग या देवताओं के अस्तित्व को नकार रहे थे, पर उनका ध्यान मानव समाज पर केंद्रित था। अच्छा, तो समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या रास्ता बताया? उन्होंने समाज की बुनियाद 5 तरह के आपसी रिश्तों पर रखी। हाँ, वो 5 रिश्ते कौन कौन से थे? पति पत्नी, माता पिता और संतान, अग्रज अनुज यानी बड़ा भाई छोटा भाई, शासक और शासित यानी राजा और प्रजा, और मित्र मित्र। हाँ। उनका मानना था कि अगर इन सभी रिश्तों में हर कोई अपना फर्ज, अपनी भूमिका सही ढंग से निभाए, तो समाज में अपने आप संतुलन और समरसता आ जाएगी। इसी को उन्होंने ताओ कहा था, मतलब उपयुक्त मार्ग। जी हाँ, वही है ताओ, उपयुक्त मार्ग। चरित्र निर्माण, मन और आचरण की शुद्धि, इस पर वो बहुत ज्यादा बल देते थे। और इसी से जुड़ा है चुनजू का विचार, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति। हाँ, चुनजू, ये उनका आदर्श इंसान है।
एक राजसी स्वभाव वाला व्यक्ति। ये श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है? ये वो व्यक्ति है जो नेकी और सद्गुणों के रास्ते पर चलता है, जो इंसाफ पसंद है, जिसका व्यवहार गरिमापूर्ण है और जो विनम्र है। और जो ऐसा नहीं है वो निम्न व्यक्ति है जो सिर्फ अपनी सुख सुविधा, अपने फायदे और अपने अहंकार के बारे में सोचता है। तो इस श्रेष्ठ व्यक्ति में क्या खास गुण होते हैं? स्रोत में तो काफी लंबी लिस्ट दी गई है। हाँ, लिस्ट लंबी है, पर कुछ मुख्य बातें समझ सकते हैं। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का मकसद होता है सीखे हुए अच्छे सिद्धांतों पर अमल करना, सिर्फ जानना नहीं, करना। ठीक है। उसके विचारों में ठहराव होता है, संतुलन होता है। वो बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जरूरत की चीजें अपने अंदर ही खोजता है, मतलब आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता। वो गंभीर होता है, अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, निष्कपट होता है, सच्चा होता है, और सबसे बड़ी बात, जो कहता है वही करता है, वचन और कर्म की शुद्धि। ये तो बहुत ऊंचे आदर्श है। बिल्कुल। और भी गुण हैं, जैसे वो सत्य से प्रेम करता है, उसके मन में आर्जव होता है, मतलब नेकी सद्गुणों का चिंतन। वो विवेकशील होता है, कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है। और उसमें आत्मसंयम होता है, वो निडर होता है, वो सहज रहता है, पर उसमें गरिमा होती है, अहंकार नहीं। मुश्किल हालात में भी मजबूती से खड़ा रहता है। महत्वपूर्ण विषयों में भरोसेमंद होता है। दूसरों के प्रति कैसा होता है वो? परोपकारी होता है, उन्मुक्त मानसिकता वाला होता है, अच्छे लोगों के गुणों का सम्मान करता है, और जो असमर्थ हैं उन पर दया करता है। हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश करता है। और धर्म के बारे में? वो पुरातन धर्म में आस्था रखता है, पर धर्मांध या कट्टर नहीं होता, औचित्यपूर्ण आचरण करता है। ये तो वाकई एक मुकम्मल इंसान बनने का खाका है। एक और शब्द जो बार बार आता है वो है जिन। इसका क्या मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, जिन उनकी शिक्षाओं का शायद सबसे केंद्रीय हिस्सा है, पर इसका सीधा सीधा अनुवाद करना मुश्किल है। अच्छा, तो करीबी मतलब क्या होगा? सबसे करीबी मतलब है सामाजिक सदाचार या मानवीयता, ह्यूमेननेस। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें परोपकारिता, दानशीलता, उदारता, निष्कपटता, श्रद्धा, अध्यवसाय यानी मेहनत, प्रेमपूर्ण सहृदयता, ये सारे गुण आ जाते हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे समाज में मेलजोल और शांति बढ़ती है। इसका कोई सरल सूत्र भी है क्या, जैसे कोई एक लाइन में कहे? हाँ, इसका सबसे मशहूर सिद्धांत है, जिसे हम स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल भी कहते हैं। क्या है वो? दूसरों के प्रति वो व्यवहार मत करो जो तुम स्वयं अपने प्रति नहीं चाहते। वाह, ये तो दुनिया के कई और दर्शनों में भी मिलता है। बिल्कुल, ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। एक और तरीके से भी कहा गया है, स्वयं के प्रति निष्ठा और पड़ोसियों के प्रति दानशीलता। उनके एक शिष्य ने कहा था कि गुरु की पूरी शिक्षा का सार बस यही है। मतलब सब कुछ इसी बात पर टिका था कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये तो बहुत ही व्यवहारिक और सीधी बात लगती है। एकदम। उन्होंने शिक्षा और खुद को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया, है ना? आत्मविकास। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि ज्ञान और सम्यक आचरण को सीखना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में उतार सकें, व्यवहार में ला सकें। मकसद क्या था इस शिक्षा का? मकसद था स्वयं को जानना और समाज के लिए उपयोगी बनना। भद्र जीवन और सामाजिक समरसता के सिद्धांत सिखाए उन्होंने। और शासन के बारे में क्या कहा? सुशासन पर बहुत जोर था। कहा कि प्रशासक को, राजा को खुद सदाचारी और न्यायी होना चाहिए, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। हाँ, ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। बिल्कुल। उनकी एक किताब है ग्रेट लर्निंग, उसमें खुद को बेहतर बनाने की एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अच्छा, कैसी प्रक्रिया? वो एक तरह की सीढ़ी है, वस्तुओं का अनुसंधान, मतलब चीजों को समझना, उससे पांडित्य आता है, फिर निष्कपटता, प्रयोजन की पवित्रता, फिर आत्मविकास होता है। और उसके बाद पारिवारिक अनुशासन, फिर स्वायत्त शासन यानी अपना राज्य ठीक से चलाना, और फिर अंत में सार्वभौम स्वायत्त शासन, मतलब पूरी दुनिया में शांति और व्यवस्था। वाह, मतलब व्यक्तिगत सुधार से शुरू होकर विश्व शांति तक का रास्ता। जी, यही उनका विजन था। अब जरा उनकी मुख्य किताबों पर भी बात कर लेते हैं। एक नाम जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है वो है द एनालेक्ट्स। हाँ, द एनालेक्ट्स। स्रोत में इसे लून यू भी कहा गया है। ये सबसे मशहूर है। इसमें क्या है? इसमें कन्फ्यूशियस की कई बातें हैं, उनके शिष्यों और दूसरे लोगों के साथ उनकी बातचीत, उनके संवादों का संकलन है। अच्छा, और कौन सी किताबें अहम हैं? कन्फ्यूशियस या उनके विचारों से जुड़ी 4 किताबें और हैं जिन्हें बहुत अहम माना जाता है। कौन सी? पहली है तू सोए यानी ग्रेट लर्निंग, जिसका जिक्र हमने अभी किया।
ये वयस्कों के लिए नैतिक और राजनीतिक विचारों की किताब है। ठीक है। दूसरी चुंग युंग, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। इसमें मीन यानी मध्यम मार्ग के सिद्धांत की बात है। कहते हैं इसे कन्फ्यूशियस के पोते कुंग ची ने लिखा था। ये मानव प्रकृति और सही आचरण पर एक दार्शनिक ग्रंथ है। तीसरी यही लून यू, जिसे एनालेक्स कहते हैं। इसमें कन्फ्यूशियस की उक्तियां और गुरु शिष्य वार्तालाप हैं, करीब 20 ग्रंथों में। और चौथी है मेंगतिस। ये कन्फ्यूशियस के एक प्रमुख अनुयायी थे, मेंशियस। ये उनके दर्शन का संकलन है जो कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। इसमें शिष्यों के सवालों के जवाब, राजाओं को सलाह, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, सब कुछ है। तो ये 4 किताबें और एनालेक्स, ये मुख्य स्रोत हैं उनके विचारों के। जी हाँ। उनकी कही में बहुत सी बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, सूक्तियां। जैसे एक ये है, विचार के अभाव में विद्वत्ता श्रम का व्यय तथा विद्वत्ता के अभाव में विचार संकटप्रद है। बिल्कुल सही। मतलब सोचना और पढ़ना दोनों जरूरी हैं, संतुलन चाहिए। हाँ, एक और गहरी बात, जो वास्तव में सदाचारी है वही किसी से प्रेम या घृणा करने का अधिकारी है। ये आत्मशुद्धि पर जोर देती है। और ये भी कितना सटीक है, बिना प्रतिवाद के निर्धन होना कठिन तथा अहंकार के बिना समृद्ध होना सरल है। सच है। गरीबी में शांत रहना मुश्किल है, पर अमीरी में विनम्र रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। श्रेष्ठ जन पर भी कहा है उन्होंने, श्रेष्ठ जन जिस वस्तु के अन्वेषी होते हैं वो उन्हीं में विद्यमान रहती है, किंतु सामान्य जन जिस वस्तु की खोज करते हैं वो अन्य लोगों में विद्यमान रहती है। हाँ, ये वही आत्मनिर्भरता वाली बात है। अपनी खुशी, अपनी शांति अपने अंदर खोजो। और मानवता का सिद्धांत, वो स्वर्णिम नियम फिर दोहराया गया है, दूसरों का मूल्यांकन आत्मनियंत्रण से करें, दूसरों से उसी व्यवहार की अपेक्षा करें जो आप उनके प्रति करते हैं। जी, वचन और कर्म में सतर्कता बरतें। परोपकार, धर्मपरायणता, मर्यादा, प्रज्ञा यानी समझ, निष्ठा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें मिलकर उनकी नैतिक दर्शन की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। अब अगर हम उनकी विरासत और प्रभाव की बात करें तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपने दौर पर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी पर एक अमिट छाप छोड़ी। निश्चित रूप से। स्रोत कहता है कि वो जन्मजात जन नेता थे। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो शायद दुनिया के महानतम शासकों में गिने जाते। उनका नैतिक बोध बहुत विकसित था और उनके विचारों को सदियों तक मान्यता मिली। हाँ, सदियों तक सार्वत्रिक मान्यता मिली और आज भी करोड़ों लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्हें चीनी संस्कृति का जनक कहा जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। चीन के इतिहास, समाज और लोगों की सोच पर उनका असर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। वो खुद को हमेशा अतीत का एक मेहनती छात्र मानते थे। अच्छा। हाँ, वो मानते थे कि ज्ञान उन्हें पुरानी परंपराओं और दिव्य संपर्कों से मिला है। वो पुरातनता के परिश्रमी विद्यार्थी थे। उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली रहा होगा। बिल्कुल, तभी तो 2400 सालों तक वो चीन के विद्वानों और विचारकों के लिए एक आदर्श, एक प्रतिमान और प्रेरणा बने रहे। उन्हें एक उपाधि भी दी गई है, एक सहस्र पीढ़ियों के शिक्षक। जी, और ये उपाधि उनके कद को सही मायने में दर्शाती है। इतिहास में उनके बारे में ये तक लिखा गया है, कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस, कितना महान था कन्फ्यूशियस, उसके समक्ष कोई कन्फ्यूशियस नहीं था, उसके पश्चात किसी कन्फ्यूशियस का आविर्भाव नहीं हुआ। हाँ, ये उनके अद्वितीय स्थान को दिखाता है, एक तरह की प्रशंसा है ये। और आज भी चीन में बहुत से लोग उनके मत के प्रति आस्थावान हैं। हाँ, उनके नैतिक सिद्धांतों में आज भी बहुत से लोग यकीन रखते हैं। उन्हें एक महान नैतिकतावादी, एक कुशल राजनयिक और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कन्फ्यूशियस एक ऐसे दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता थे जिन्होंने नैतिकता, सामाजिक समरसता और खुद को बेहतर बनाने पर इतना जोर दिया कि उनके विचार चीनी संस्कृति की नींव बन गए। बिल्कुल, और उनकी बातें सिर्फ चीन के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी समाज और व्यक्ति के लिए आज भी सोचने की खुराक देते हैं। हाँ, जैसे सद्गुण क्या हैं, अच्छे रिश्ते कैसे निभाएं, एक अच्छा समाज कैसे बने, ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, कालातीत है ये। सही कहा। और इसी के साथ हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कन्फ्यूशियस का जोर व्यवहारिक जीवन और इंसानी रिश्तों पर ज्यादा था। वो अक्सर अलौकिक या परलोक की बातों से बचते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो मानव केंद्रित नैतिक व्यवस्था है, ये दुनिया के दूसरे बड़े धर्मों या दर्शनों से कैसे अलग है,
या कहाँ मिलती जुलती है? अच्छा सवाल है। और क्या एक ऐसी प्रणाली जो मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत नेकी पर टिकी हो, बिना ईश्वर या परलोक पर ज्यादा जोर दिए, आज की आधुनिक दुनिया में हमें नैतिक मार्गदर्शन देने के लिए काफी है? इस पर सोचा जा सकता है।